नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। चलिए 9 मई की खबरों से शुरुआत करते हैं। CSIR ने 2 दवाओं के नैदानिक परीक्षण शुरू किए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने फाविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल पर अपने नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं। फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल के अलावा CSIR जैविक दवा के रूप में देशी जड़ी बूटियों पर भी काम कर रहा है। DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नैदानिक परीक्षणों को CSIR द्वारा आयोजित करने की मंजूरी दी है। फाविपिराविर का उपयोग आमतौर पर चीन और जापान में और अन्य देशों में इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए किया जाता है। इन 2 दवाओं के अलावा CSIR ने कई अन्य दवाओं पर भी कार्य कर रहा है। मई 2016 में दवा कंपनी ICCGEB दिल्ली ने डेंगू के इलाज के लिए वनस्पति औषधि विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कोविड-19 के उपचार में इस दवा की प्रभावकारिता लगभग समान है। दवा पहले से ही मानव परीक्षण के चरण द्वितीय में है। फाविपिराविर का नैदानिक परीक्षण लगभग 1.5 महीने में पूरा किया जाएगा। यदि परीक्षण सफल होते हैं तो दवाएं सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना PMRF में संशोधन किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की है। इस योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीज़न नामक एक समर्पित विभाग बनाया गया था। इस प्रभाग का नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कई संस्थानों के अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है। नए संशोधन में गेट स्कोर को केंद्रीय संस्थानों जैसे IISc, NIT, IIT, IIIT के अलावा किसी भी अन्य संस्थाओं के छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से PMRF योजना के तहत अपने PhD करने के इच्छुक छात्रों को प्रविष्टियों के लिए 2 चैनल, एक सीधे प्रवेश और अन्य पार्श्व प्रविष्टि की सुविधा मिलेगी। PMRF योजना यह योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना है। PMRF योजना को पहली बार केंद्रीय बजट 2018-19 में पेश किया गया था। PMRF योजना के तहत जो संस्थान योग्य है उनमें IISCER, IIT, IISc बेंगलुरु और अन्य शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा NIT शामिल हैं। 9 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इसकी थीम थी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इस थीम के द्वारा मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता पर बल दिया गया है। यह थीम ट्रैकिंग तकनीकों पर भी केंद्रित है जो दुनिया में प्रवासी पक्षियों के मार्गों का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत पहली बार 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन में की गई थी। सैंतीस एयरफील्ड्स को आधुनिक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ भारतीय वायुसेना की 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिया है। इस परियोजना की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। एयरफील्ड अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के चरण 1 के तहत भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया जाना था। इस कार्यक्रम के चरण 2 के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फेज़ 2 के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग जैसे कि कैट, डोम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। आधुनिक उपकरणों को सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। यह एयरफील्ड सिस्टम का उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करेंगे। एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकीकरण
के परियोजना के तहत भटिंडा में पहली आधुनिक हवाई क्षेत्र प्रणाली स्थापित की गई थी। यह परियोजना 2,500 करोड़ रुपए की थी। प्रथम चरण के तहत लगभग 30 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया था। इस योजना पर 2011 में 1219 करोड़ रुपए की कुल लागत का हस्ताक्षर किए गए। भारतीय डाक ICMR की परीक्षण किट का वितरण करेगा। कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए भारतीय डाक ने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ समझौता किया है। इन प्रयोगशालाओं को ICMR द्वारा नामित किया गया है। ICMR ने पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना बनाई है। इसे हासिल करने के लिए भारतीय डाक ने अपने 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौते किए हैं। भारतीय डाक उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, झालवाड़ के दूरदराज के स्थानों तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके अलावा यह इम्फाल, कोलकाता, आइजॉल, जोधपुर, रांची, भुवनेश्वर, उदयपुर और कोटा जैसे अन्य शहरों में भी किट वितरित करेगा। भारत में 80 करोड़ लोगों को दाल और खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 महीने के लिए 19.5 करोड़ से अधिक घरों में 3 महीने के लिए मुफ्त दाल उपलब्ध करवाएगा। एक तरफ भारत सरकार पूर्ण पैमाने पर खरीद प्रक्रिया पर कार्य कर रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। FCI और NAFED कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीद की जा रही है। इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने 73.95 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लोड किया है। इसमें से 55.38 लाख टन चावल और 18.57 लाख टन गेहूं शामिल है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर 96 हुई। सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है। पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2019-20 में 88 से बढ़कर 96 हो गई है। सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल है। 2017-18 में सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की कुल संख्या 87 थी। 18-19 में जनगणना में यह बढ़कर 88 हो गई। संख्या 96 तक पहुंचने के साथ एक बड़ी छलांग लग गई है। वन विभाग के वीडियो फुटेज के अनुसार बाघ स्वस्थ हैं। 4200 वर्ग किलोमीटर में कैमरे लगाए गए हैं। इसमें से 3700 वर्ग किलोमीटर को बाघ क्षेत्र कहा जाता है। IUCN के तहत रॉयल बंगाल टाइगर्स को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। सुंदरबन एक सार्वभौमिक महत्व है और यह दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। सुंदरवन के मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बने हुए हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने में शामिल है। भारत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इस फोरम के अनुसार बाघों की 97% आबादी कम हो चुकी है और इनके 94% आवास स्थल नष्ट हो चुके हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। यह ऋण विश्व बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है। AIIB ने यह भी रेखांकित किया है कि कोविड-19 रोगियों के प्रभावी उपचार के लिए एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण और इसके प्रसार को रोकना तत्काल प्राथमिकता है। पिछले महीने बैंक ने अपने आरंभिक कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी को दोगुना कर $5 बिलियन से $10 बिलियन कर दिया था। AIIB एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन द्वारा शुरू किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। यह आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2015 में एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करने तथा जनवरी 2016 में व्यवसाय के लिए खोले जाने के मिशन के साथ स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। इसका लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
आधारभूत संरचना प्रदान करना तथा क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। आज के कुछ मुख्य समाचार। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 0% पर रखा। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। कोविड-19 महामारी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB ने भारत के लिए $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। लॉन्ग मार्च 5B चीन का एक नया रॉकेट लॉन्च रहा। चीन ने एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने के लिए और अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट और एक डीप स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। चीन ने अपने वेनचांग प्रक्षेपण स्थल से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है, जो कि हैनान द्वीप पर स्थित है। यह रॉकेट एक विशाल वाहन है और इसकी तुलना नासा के डीप स्पेस ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। भविष्य में यह रॉकेट 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। यह रॉकेट चीन को तियांगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन की निर्माण की योजना में सहायता करेगा। तियांगोंग चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए स्वतंत्र और असंबद्ध है। 2011 में चीन ने अपनी पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला शुरू की थी, जिसका नाम तियांगोंग 1 है। बाद में 2016 में दूसरी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को तियांगोंग 2 लॉन्च किया गया। मुस्तफ़ा अल कदीमी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नवंबर 2019 में आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा अल कदीमी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 7 मई 2020 को इराक की संसद ने मुस्तफ़ा कादमी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए मतदान किया। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।